Hello everyone, welcome back to Z Academy. My name is Sabur Ahmed Khan and as you know that I am teaching you economics for your 11th entrance, be it of Jamia, be it of AMU, be it of BHU. हम लोगों ने जैसा कि आपको पता है कि कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक्स पिक किए हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स पिक किए हैं जिनके पास मैक्सिमम वेटेज है ऑफ योर एग्जाम और हम उन चैप्टर्स को यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं इंटायरली. आप देख सकते हैं हमारी टीम का फोटो पीछे, जैद सर, यावर सर, हया मैम, माई सेल्फ एंड उस्मान सर. हम आप लोगों को इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स सभी के लेक्चर दे रहे हैं और शेड्यूल कुछ इस तरीके से चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आज आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं पॉवर्टी एज चैलेंज पार्ट 2. आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पॉवर्टी एज चैलेंज पार्ट 2. इससे पहले आपने कल देखा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बाय उस्मान सर एंड टुमारो आप देखेंगे हया मैम आपका लेक्चर लेंगी ऑफ टेंसेस. तो आज हमारा सेकेंड और फाइनल यूट्यूब वीडियो होने वाली है ऑन दिस चैप्टर पॉवर्टी एज चैलेंज पार्ट 2. हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड कराया था, आप लोगों ने देखा था. पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें कवर करी थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉवर्टी की, क्यों कोई पुअर होता है, किस तरीके से दिखती है पॉवर्टी, क्या यूनिडायमेंशनल होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, इंडिया में पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा लोग पुअर हैं, कौन सी कास्ट ऐसी है, कौन से वल्नरेबल पीपल हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोन है पॉवर्टी के, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी थी. आज हम सेम अप्रोच करने वाले हैं कि मैं कोशिश करूंगा आपको कि हर स्लाइड में से मैक्सिमम कहां से एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो कहां से एमसीक्यू बन सकता है ये चीज हम लोग टारगेट करने की कोशिश करेंगे और बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे. राइट, पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो कि ग्लोबली पॉवर्टी किस तरीके से दिखती है, व्हाट इज द सिनेरियो. अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ अपना क्राइटेरिया बना रखा है. वर्ल्ड बैंक कहता है दैट इफ यू अर्न लेस देन $1.90 पर डे, या फिर आप इससे कम अर्न करते हो या फिर इससे कम खर्च करते हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, मतलब यू आर अ पुअर पर्सन. अगर आप इससे कम खर्च करते हो तो अगर इस डेटा को मैं देखता हूं $1.9 पर डे इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, उसमें अगर हम देखूं बहुत तेजी के साथ रैपिड डिक्लाइन हुआ है. रैपिड डिक्लाइन हुआ है किस चीज में, पॉवर्टी में. ये ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो दिखा रहा है. नाइजीरिया में 39% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि $1.9 से नीचे कमाती है, तो मतलब 39% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. उसके बाद देखो तो बांग्लादेश का नंबर आता है 14%, उसके बाद इंडिया का 22% और फिर बाकी सारी कंट्रीज है, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका. सो इट इज द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो कि बिलो $1.90 से कम अगर कमा रही है तो वो कितनी पॉपुलेशन है. सबसे ज्यादा नाइजीरिया की है. तो सवाल बन सकता है ना कि किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है पॉवर्टी लाइन के नीचे अकॉर्डिंग टू द यूएस का डेटा जो कहता है $1.90 वाला रेट. तो आंसर होगा उसका नाइजीरिया. तो यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है. ठीक है, poverty in India also shown higher than the national estimates. Poverty in India is also shown higher than the national estimate जो है हमारा, उससे थोड़ी सी ज्यादा इंडिया में poverty नजर आती है. In sub-Saharan African region, poverty in fact declined from 51% in 2005 to 40% in 2018. मतलब हर जगह ग्लोबली पॉवर्टी में डिक्लाइन नजर आ रहा है. जैसे सब सहारन अफ्रीका रीजन देखें आप, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन में आता है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेटा ऑफ वर्ल्ड बैंक, उस हिसाब से 51% था उनका पॉपुलेशन 2005 में, लेकिन अब सिर्फ 40.2% है 2018. 40.2% भी बहुत बड़ा नंबर होता है, मुझे सिर्फ नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल पहले से कम हुआ है. ऑलराइट, उसके बाद हम देखें जो हमारा नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत सारे अच्छे अच्छे गोल्स रखे हैं, जैसे कि नो हंगर, नो पॉवर्टी, शेल्टर फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल. ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हर कंट्री को अचीव करने हैं. उसमें से जो न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस ने रखे हैं उसमें प्रपोज किया गया है कि 2030 तक पॉवर्टी को हम लोगों को एंड करना है. बाय 2030 वी हैव टू एंड द पॉवर्टी. तो यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पॉवर्टी को एंड करने का टारगेट कब तक रखा गया है, तो आंसर होगा 2030, 2030 तक खत्म करने का टारगेट रखा गया. राइट, मूविंग ऑन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. क्या रीजन है पॉवर्टी के, क्यों पॉवर्टी होती है, क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होती है पॉवर्टी, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिससे पॉवर्टी रिलेटेड होती है, क्या वो चीज होती है जो किसी भी देश में पॉवर्टी को इंक्रीज करती है, किसी भी सोसाइटी में गरीबी को बढ़ाती है. उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं.
लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी भी, वो इस बात को जानते हैं दैट व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया, तब उन लोगों ने कितनी बुरी तरीके से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया, हमारी लैंड रेवेन्यू मतलब जो हमारी एग्रीकल्चर था उसको एक्सप्लॉइट किया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको एक्सप्लॉइट किया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको एक्सप्लॉइट किया। और अगर हम टेक्निकली देखें तो लगभग 1757 से लेके 1947 तक, लगभग 190-200 साल तक ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंडिया को कंट्रोल किया था। तो लगभग 200 साल का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इंडिया ने देखा है अंडर द ब्रिटिश रूल। तो द पॉलिसीज क्या थी? द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, डिस्करेज किया डेवलपमेंट। इंडिया में किसी तरीके का डेवलपमेंट करते ही नहीं थे, यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे, बाहर से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके ले आते थे। ये नहीं कि फैक्ट्री भी यहाँ खोल दो, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं, अपनी फैक्ट्रीज में बनवाते हैं उसका फाइनल प्रोडक्ट और वापस लाके इंडिया में बेचते हैं। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री हिट हुई है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अगेन यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है, विच इज द मोस्ट हिट इंडस्ट्री बाय द कॉलोनियल रूल। The low rate of growth persisted until the 1980s। कह रहा है कि 1980s तक लो ग्रोथ रेट ही देखी इंडिया ने। आजाद होने के 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे, 1980 तक इंडिया ने लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, क्योंकि उस वक्त इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ रहा था। आपके पास रिसोर्सेस कम थे, पैसे कम थे, और आपको हर चीज पे काम करना था। आपको हॉस्पिटल्स भी बनाने थे, आपको स्कूल्स भी बनाने थे, आपको रोड्स भी बनाने थे, आपको जॉब्स भी देनी थी, आपको पॉवर्टी भी हटानी थी, बहुत सारा काम करना था। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेकर आना था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया भी बाद में, जो हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में भी पढ़ेंगे हम उसके बारे में। इतने सारे काम करने थे, तो लगभग 1980s तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रही। अब क्वेश्चन ये, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रहने से क्या फर्क पड़ता है? इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपके देश में कितनी पॉवर्टी है। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी तो पॉवर्टी ज्यादा होगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो रही होगी तो पॉवर्टी कम होगी। लो ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन इंक्रीज। ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी का कम से कम था, बहुत कम था, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। लो ग्रोथ रेट रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थी, एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही थी, पैसे नहीं बढ़ रहे थे, जॉब नहीं थी लोगों के पास, अकम्पनीड बाई रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। अब इमेजिन करो, पैसा है नहीं देश के पास, लोगों के पास, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो किस तरीके से आप उस पॉपुलेशन को खाना खिलाओगे, किस तरीके से आप लोगों को शेल्टर दोगे? द फेलियर एट बोथ दी फ्रंट्स, दोनों फ्रंट पे फेल हो रहा था। प्रमोशन नहीं हो पा रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ का, और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, और ये पॉवर्टी को इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत कम है, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी बढ़ेगी, राइट? तो एक ये रीजन था। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, अब देखो 19, अब ये बात कर रहा है जब हमारे पास ग्रीन रिवोल्यूशन थोड़ा सा आना शुरू हुआ, जब हमने अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करा। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब पहले एक खेत में से फॉर एग्जांपल 1 टन कुछ उगा करता था, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद वो लगभग 3 गुना हो गया, 3 टन उगने लगा। बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। यस, दिस इज ट्रू। अगर मैं एक इंडिया का नॉर्मल आपको मैप डायग्राम बना के दिखाऊं, तो हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन था इंडिया का, वो सिर्फ लिमिटेड था इस एरिया में, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बस इस एरिया में तक हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन के इफेक्ट्स बहुत अच्छे देखे गए। लेकिन अगर मैं इसके अलावा किसी एरिया की बात करूं, जैसे कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, बंगाल की बात करूं, या फिर यहाँ पे आपका ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में बिल्कुल भी ग्रीन रिवोल्यूशन के फायदे नहीं देखे गए। इनफैक्ट वहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो यहाँ के जो फार्मर्स थे, इनकी तो इनकम बढ़ गई, ये पॉवर्टी से बाहर आ गए, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, रिच भी बन गए। बट ये जो फार्मर्स थे नॉर्थ ईस्ट वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले, दीज फार्मर्स वर पुअर, और ये और ज्यादा पुअर होते चले गए, क्योंकि इनको ग्रीन रिवोल्यूशन भी नहीं मिला। ऑन दी अदर हैंड किसको ग्रीन रिवोल्यूशन मिल गया? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले इलाके में ग्रीन रिवोल्यूशन के बहुत ज्यादा फायदे देखे गए। क्यों सिर्फ यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन आया? ये एक ज्योग्राफी का पार्ट है, और इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर में डील करा जाएगा, हम करेंगे डील कि क्यों सिर्फ इन्हीं इलाकों में ग्रीन रिवोल्यूशन हिट हो पाया, बाकी जगह पे हिट नहीं हो पाया। The industries did not provide some jobs, but this was not enough to absorb all the jobs. अब क्या होता है,
देखो जो भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसमें फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो वाला सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। बट इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर कह लो या फिर इंडस्ट्रीज बोल लो या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बोल लो, उसमें थोड़ी सी ही जॉब थी और जनता थी बहुत सारी। अब एग्रीकल्चर पे कितने लोग काम करेंगे? एग्रीकल्चर पे इतने सारे लोग काम करते हैं, प्रोड्यूस निकलता है थोड़ा सा। तो लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में जाके काम करें, फैक्ट्रीज में जाके काम करें, पैसा तो मिलेगा, बट फैक्ट्रीज में जनता जा रही है इतनी सारी जॉब करने के लिए और जॉब वहां पे बस इतनी सी है, तो कैसे सब लोगों को जॉब मिलेगी? तो इसीलिए वजह से इंडस्ट्री सब लोगों को जॉब भी नहीं दे पा रही थी। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज, सिटीज में जॉब नहीं मिल पा रही थी। मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। जब इसको बोलते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, कि जब एजुकेटेड यूथ को नौकरी नहीं मिल पाती है तो वो क्या करता है। या फिर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं कि जब शहर में लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो यू विल फाइंड कि लोग रिक्शा पुलर्स की जॉब करते हैं, वेंडर्स जो मतलब सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं उनकी जॉब करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मजदूर की जॉब करते हैं, या फिर एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट घर में हाउस हेल्प की काम करने लगते हैं। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस। Another feature of high poverty rates has been huge income inequalities। अच्छा, इनकम इनइक्वलिटी क्या होता है? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। व्हाट इज इनकम इनइक्वलिटी? फॉर एग्जांपल यहां पे 3 लोग हैं, चार लोग हैं, ए बी सी डी, 4 लोग हैं। ये चारों लोग मिलके कमाते हैं 2000 रुपीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर इंसान कितना कमाता होगा पर पर्सन, तो आप बोलोगे सर 500 पर पर्सन कमाता होगा, ये भी 500 कमाता होगा, ये भी 500, ये भी 500 और ये भी 500, तो 2000 कमा लेते हैं। बट ये तो तब की बात है जब इनकम इक्वली डिवाइडेड है। कभी कभी इनकम अनइक्वली डिवाइडेड होती है, सॉरी कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकम अनइक्वली डिवाइडेड होती है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये इंसान 1500 रुपए कमा रहा हो, ये इंसान लेट से 300 रुपए कमा रहा हो, ये 200 रुपए कमा रहा हो और ये 0 कमा रहा हो। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लोग मिलकर 2000 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये इंसान 1500 कमा रहा है, ये 300, ये 200 और ये 0। देखने में सिर्फ 2000 है, लेकिन कितनी इनइक्वलिटी है। वन इज रिचर एज कंपेयर टू दी अदर 3, और अदर 3 में भी एक इंसान ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है, 0 कमा रहा है। तो क्या होता है? अनदर फीचर क्या है ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स इज ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज। दिस इज इनकम इनइक्वलिटी। मेन रीजन क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों को जमीन नहीं मिल पाई। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ, देखो दुनिया में तो रिसोर्सेज अलग अलग जगह, ऐसा तो नहीं है ना किसी इंसान ने डिवाइड करी है। वो तो जब दुनिया बनी जिस तरीके से रिसोर्सेज डिवाइड हुई, कहीं आयरन डिवाइड हो गया, कहीं कोल चला गया, कहीं कुछ चला गया, कहीं कुछ चला गया, कहीं फर्टाइल जमीन चली गई, कहीं नॉन फर्टाइल जमीन चली गई। तो जैसे जैसे जिसके पास जो रिसोर्सेज मिले वो उस हिसाब से अमीर हो गया। अब नेचुरली अगर कोई प्लेस ऐसी है जिसमें रिसोर्सेज नहीं है तो आप किसको ब्लेम कर सकते हो? आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन उससे क्या क्रिएट हो रहा है? एक इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है कि दो लोग जिन्होंने साथ में रेस स्टार्ट करी, एक इंसान रिच हो गया, एक इंसान पुअर हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ द एबिलिटीज, एबिलिटी की वजह से नहीं, कैपेसिटी की वजह से नहीं, बट एक के पास रिसोर्सेज थे, दूसरे के पास रिसोर्सेज नहीं थे। मेजर पॉलिसीज लैक इंप्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ सॉरी पॉलिसीज हैं जो कि इनइक्वलिटी हटाने के लिए काम करती है, उनमें बहुत ज्यादा लैक था। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इंप्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पीपल। अगर हम अपनी पॉलिसीज जो थी गवर्नमेंट की, जो इनइक्वलिटी घटाने के लिए, जो पॉवर्टी घटाने के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आती है, कुछ स्कीम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगर वो भी ठीक से इंप्लीमेंट हो जाती तो भी शायद इनइक्वलिटीज खत्म हो जाती, बट वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, अदर फैक्टर्स क्या है? अदर सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो रिस्पांसिबल। कुछ और भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ सोसाइटी के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ सोसाइटी के प्रेशर होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स बाहर जाके मतलब खर्चे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूड वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं इन रिलीजियस सेरेमनीज, इन वेडिंग्स। वेडिंग्स में डाउरी इतनी ज्यादा दी जाती है, ह्यूज वेडिंग्स करवाई जाती हैं, और सिर्फ किस लिए? ताकि आप सोसाइटी की निगाह में अच्छे बन सकें, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी सेरेमनीज करवाई जाती हैं। पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स। उनके पास सेविंग्स भी नहीं होती है। दे बोरो, उधार लेते हैं। अनेबल टू रीपे, अनेबल टू ऑब्वियसली जब उनके पास सेविंग्स नहीं थी, उन्होंने उधार लिया, तो अब रीपे कैसे करेंगे? तो बड़ी बड़ी रिलीजियस सेरेमनीज करवाना, बड़े बड़े वेडिंग सेरेमनीज करवाना, इससे भी बहुत सारे लोग पॉवर्टी की चपेट में आ जाते हैं, पॉवर्टी के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है,
अब देखो एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ये कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने ली है। इन स्कीम्स के बारे में, कुछ स्कीम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी मनरेगा प्रोग्राम, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। इसके तहत क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी देखेंगे, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसके बाद अंत्योदय अन्ना योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, इंदिरा आवास योजना। ये बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आपके पास आंसर लिखने को आता है दैट राइट इन ब्रीफ व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो ये लिख देंगे। लेकिन आपको पता है हमारा तो पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो यहाँ से तो सवाल नहीं आने वाला। सवाल कहाँ से आएगा? अब थोड़ी देर में आपके पास कुछ ऐसी स्लाइड्स में आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कैसे सब देखिए, आगे बढ़ते हैं। द करंट एंटी पॉवर्टी, अब करंटली क्या कर रही है गवर्नमेंट? द करंट एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या ले रही है गवर्नमेंट? स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स। टू प्लैंक्स मतलब टू फ्रंट्स, दो फ्रंट्स पे लड़ाई कर रही है हमारी गवर्नमेंट। क्या? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी के साथ क्या होगा? पॉवर्टी वैसे वैसे कम होती जाएगी। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी पॉवर्टी वैसे वैसे कम होती जाएगी। और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला रही है। अभी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स व्हिच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s, मतलब 45% लोग इन 1950s बहुत ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। मतलब लगभग आधा देश, 45% लगभग आधा देश गरीबी रेखा के नीचे जी रहा था, पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहा था। एंड इट रिमेन्ड द सेम इवन इन द अर्ली 80s, मतलब 1980s में भी ये डेटा ऑलमोस्ट यही रहा। लगभग 45% लोग 1980s में भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे थे सिंस द 80s। लेकिन 80s के बाद क्या हुआ? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे तेज, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ देखता है इंडिया। द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% पर ईयर। 3.5% मतलब पर ईयर 3.5% से जो हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू करा, कभी कभी 6% भी बढ़े ड्यूरिंग 1980s एंड 1990s। मतलब हमने काफी बहुत तेजी के साथ, ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंसेस, इंग्लिश में बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंसेस, बहुत तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू करा। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अब अगर आपको दिमाग में ये पिक्चर नहीं बन पा रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी का क्या लेना देना है, तो इमेजिन करो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि अच्छी अच्छी कंपनीज खुलना, अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज खुलना, अच्छी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुलना। तो जब ये इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो इंडस्ट्रीज को बनाएगा कौन? एक नॉर्मल कॉमन मैन, मेरे और आपकी तरह कोई इंसान होगा जो उसमें जॉब कर रहा होगा, जो एक फैक्ट्री बनाएगा, फिर उस फैक्ट्री में जॉब करेगा। जब उस फैक्ट्री में जॉब करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो वो अच्छे कपड़े पहन पाएगा, अच्छा खाना खा पाएगा, अपने बच्चों को स्कूल्स भेज पाएगा, कॉलेजेस में भेज पाएगा। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो सभी एक साथ ऊपर बढ़ते हैं, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अमीर भी अमीर होता है लेकिन गरीब भी गरीब होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की, ठीक है। तो ये बात बता रहा है कि 1950s में कितने बुरे हाल थे, फिर 1980 से चीजें सुधरना शुरू हो गई, अच्छी होना शुरू हो गई, ठीक। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक, जो मैंने अभी आपको बताया वही वाली बात बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर होती है, पॉवर्टी खुद ब खुद नीचे होती चली जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। वही वाली बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी होती है तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, आपको पैसा भी मिलता है ताकि आप उसको ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पाए। क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट? पढ़ा है हम लोगों ने, अच्छी स्किल होना, अच्छी हेल्थ होना, अच्छी एजुकेशन होना, ये सारी चीजें किसकी पार्ट है? अ गुड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कहाँ पढ़ा है हमने? मैंने आपको नहीं पढ़ाया वाली बात, लेकिन पॉपुलेशन पीपल एज रिसोर्स नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर 2, उसमें हमने सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। दिस ऑल्सो इंकरेजेस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। यही मैंने अभी आपको बात बताई कि इससे आप, जो लोग जिनके पास पैसे आ जाते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं और एक बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलता है उनको लगता है कि एजुकेशन अगर हम अपने बच्चों को देंगे, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये बच्चे बड़े होकर हमको अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न्स देंगे, तो वो भी खुशी खुशी बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज। हो सकता है कि किसी भी पुअर को इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट एडवांटेज ना हो, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ से अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एडवांटेज नहीं होता है, बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। आप सिर्फ इतने छोटे लेवल पे सोच लीजिए कि एक पुअर लेबरर है, उसको काम नहीं मिल रहा सिटी में, वो कहीं भी काम ढूंढने जाता है, उसको काम नहीं मिलता, पॉवर्टी में है वो। उसके इलाके में एक फैक्ट्री सेटअप हो रही है, एक कंपनी बन रही है,
वहां पे मजदूरी की जरूरत है और वहां पे अच्छे पैसे भी दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आई हुई है बाहर से। तो अब उस इंसान को एटलीस्ट 1 से लेकर 2 साल तक रोज लेबर का काम तो मिलेगा, और उतने टाइम में वो एक अच्छा लाइफ अफोर्ड कर पाएगा, अच्छी से मतलब जो पहले कर रहा था उसकी कंपैरेटिवली अच्छी लाइफ अफोर्ड कर पाएगा, पैसे दे पाएगा फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, और इससे सवाल भी आता है, हम लोगों ने देखा है पीपल एज रिसोर्स में इसी से सवाल आता है। तो आप ये मत समझिए कि वो चैप्टर अलग है, चैप्टर अलग है। एवरी इंटायर सिलेबस आपका इंटीग्रेटेड है, सबको हमें एक साथ लेके चलना है, ठीक है। दस देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, इसीलिए जरूरी है कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम होने चाहिए। अब आगे जो मैं आपको एक स्लाइड्स में कुछ स्कीम्स पढ़ाने जा रहा हूं जो अब आएंगी आगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल उससे सवाल आया है, और डायरेक्ट सवाल आता है ईदर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स और अबाउट द ईयर ऑफ द स्कीम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के रख लीजिए आप ये वाला, ठीक है। देखो यहां से शुरू होते हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स बनना। कैसे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है? नरेगा हमको 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है हमको। तो एक एमसीक्यू यहां से बना लीजिए, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है टू एवरी हाउस होल्ड, हर घर को, हर घर में किसी एक इंसान को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है। कहां पे? रूरल एरियाज। अब याद रखिएगा, अर्बन एरियाज में मनरेगा नहीं चलता है, अर्बन एरियाज में नहीं चलता है मनरेगा। कहां चलता है? रूरल एरियाज में। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। अगेन एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे कि कितनी जॉब रिजर्व करवाई है, कितनी सारी जॉब रिजर्व करवाई है, तो आप बता देंगे 1/3 जॉब रिजर्व करवाई है, राइट। जस्ट अ सेकंड, क्लास में हूं भाई, अभी मैं कॉल बैक करता हूं। ओके, मेरे पास एक कॉल आ गई थी, आई एम रियली सॉरी। The scheme provided employment to 220 crore person days of employment, 4 to 4.7 crore households. 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हैं आप? लगभग 5 करोड़ हाउस होल्ड्स को, लगभग 5 करोड़ हाउस होल्ड्स को जॉब प्रोवाइड करवाई थी इस स्कीम ने, ठीक। The average wage has increased from ₹65 in 2006-07 to ₹132 in 2013-14. डेटा दिया हुआ है 2013-14 का, कह रहा है कि 2006-07 में जो मनरेगा में पैसे मिला करते थे वो थे अबाउट ₹65 एंड इट हैज बीन इंक्रीज टू ₹132 इन 2013 एंड 2014। तो ये वाला डेटा हम लोगों ने देखा। द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लाइज इन बिटवीन ₹281 से लेके पर डे टू ₹168। मतलब हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए कोई फिक्स रेट नहीं है, अलग अलग है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹168 पर डे और गोज टू ₹281 पर डे। तो इतना अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मतलब 281 इज अ गुड अमाउंट उस इंसान के लिए जिस इंसान को एक्चुअली जॉब ही नहीं मिल रही है, ठीक है। यस, नेक्स्ट अप, मूविंग अप। अब देखो ये महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम है जिसमें काम दिया जाता है 100 दिन के लिए। और काम क्या होता है? जैसे कि टैंक्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, और कुआं खोदना, वेल बनाना, और कोई सपोज करो डैम बन रहा है, छोटा मोटा चेक डैम जो होते हैं गांव में, ये सारे के लिए जो लेबर चाहिए होती है वो लेबर को एम्प्लॉयमेंट देता है वहां की पंचायत। अगर आप 40 ईयर्स ओल्ड हैं फॉर एग्जाम्पल, और मतलब आप काम करने लायक हैं और आपके पास काम नहीं है, तो आप पंचायत के पास जा सकते हैं और आप पंचायत से बोलते हैं कि मुझे काम चाहिए, तो पंचायत आपको 100 दिन का काम देगी ही देगी। अगर वो 100 दिन का काम आपको नहीं दे पाई तो उसके बदले आपको कंपनसेशन देगी, मुआवजा देगी उतने ही पैसों का, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट कब हुई? अब देखो डायरेक्ट एमसीक्यू। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन 1993। एम क्या है इसका? एम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। अब आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेगा या तो ऑब्जेक्टिव पे, या फिर आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेगा किस पे? डेट कौन सी स्टार्ट हुई थी। एम क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। कहां पे? अनएम्प्लॉयड यूथ। कहां का? अर्बन एरिया का या रूरल एरिया का? रूरल एरिया का एंड स्मॉल टाउन्स। दे आर हेल्प इन सेटिंग स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस बनाने के लिए हेल्प करती है ये वाली स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब देखो यहां से ये तो क्लियर हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, यहां से ये तो क्लियर हो जाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है तो मतलब रूरल की ही बात हो रही होगी, अर्बन की बात नहीं हो रही होगी। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1995 में लॉन्च हुआ। डायरेक्ट एमसीक्यू लिख लीजिए यहां से,
ठीक है। और इसके लिए मैं एक और भी अच्छी चीज बताऊंगा, ये जितनी भी स्कीम्स है इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक टेबल बनानी है, यहाँ पे स्कीम का नाम लिखना है, यहाँ पे ईयर लिखना है स्कीम का कब शुरू हुई, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव या फिर एम एक ही बात है। और यहाँ पे पहली स्कीम का नाम, फर्स्ट स्कीम का नाम, उसके बाद ईयर, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्कीम का नाम ईयर ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से आपकी एक टेबल में कम से कम 2 नंबर आपको देकर जाएगी टेबल, क्योंकि हर साल सवाल आता है इससे, हर साल। ठीक है, तो हम आगे पढ़ रहे थे, लॉन्च हुई 1995 में। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग, क्या टारगेट था कि हमें 25 लाख, बहुत बड़ा नंबर है, 25 लाख नई जॉब क्रिएट करनी है एज बी सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5 ईयर प्लान। मतलब 5 साल के अंदर अंदर हमें 25 लाख नौकरियां देनी है, विच मीन्स 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों को कम से कम 5 लाख नौकरी देनी है, 5 लाख जॉब्स। ये था इसका मतलब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अप, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब हुई स्टार्ट? 2000 में। डायरेक्ट एमसीक्यू 2000 में स्टार्ट हुई। क्या एम था? एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू द स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ देनी है, प्राइमरी एजुकेशन देनी है, रूरल शेल्टर देना है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर देना है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देना है। मतलब बिजली हर घर तक पहुंचे, पानी हर गांव तक पहुंचे, शेल्टर हर किसी को मिले, एजुकेशन हर किसी को मिले, हेल्थ हर किसी को मिले। ये सारा काम कर रही है कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMJGY। ठीक है, स्टार्टेड इन 2000। इसके आगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट होती है। एम क्या था? ब्रिंगिंग दी असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। अगर ये आपकी पॉवर्टी लाइन है तो जो यहाँ पे पुअर फैमिलीज रहती हैं इनको हेल्प करना है, असिस्ट करना है कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाए। कैसे? बाय ऑर्गेनाइजिंग देम, उनको ऑर्गेनाइज करना है किसमें? सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको ऑर्गेनाइज करना है थ्रू मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। उनको लोन दिलवाना है, बैंक क्रेडिट मतलब लोन उनको इजीली मिल जाए और गवर्नमेंट की उनको सब्सिडी मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्कीम, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए, स्टार बना लीजिए इसको। पूछेगा कि कैसे असिस्ट करेंगे, तो कैसे असिस्ट करेंगे? बैंक क्रेडिट मतलब लोन देके और गवर्नमेंट सब्सिडी देके असिस्ट करेंगे। लोगों को किस चीज में असिस्ट करना है? पुअर लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने में असिस्ट करना है। ठीक। अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन 2001। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि 2001 में वाली स्कीम लॉन्च हुई थी। यहाँ से एक एमसीक्यू बना दी। ठीक है, तो हम लोग को यही टारगेट कर रहे थे हम शुरुआत से, कौन से एमसीक्यू कहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है। चैलेंजेस क्या है पॉवर्टी के, इसके बाद हम पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ द पॉवर्टी। तो अभी तक जितने एमसीक्यूज बनाए वो आप लोगों ने देख लिया। वो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट हमें पता है पेपर में यार एमसीक्यूज आएंगे और वही एमसीक्यूज को हमको टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी क्या है? द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। इन प्रोग्राम के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिक्स रहे, मतलब कुछ प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, कुछ प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा नॉन सक्सेसफुल रहे। जैसे कि अगर मैं मनरेगा की बात करूं तो मनरेगा हैज बीन वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ दिस कंट्री इन रिमूविंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में मनरेगा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर लेस इफेक्टिवनेस, जो प्रोग्राम नहीं इफेक्टिव हो पाए, नहीं सक्सेसफुल हो पाए, उसका रीजन क्या है? इज द लैक ऑफ पुअर इंप्लीमेंटेशन पुअर नहीं हुआ। जिन लोगों के लिए स्कीम बनाई थी उन लोगों तक स्कीम पहुंची नहीं, बीच में करप्शन हो गया, करप्शन को बोलते हैं रेड टेपिज्म हो गया, बीच में लोगों ने बीच में पैसे खा लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट टारगेटिंग नहीं हुई, जो मैंने अभी आपको बताई कि जिन लोगों तक पैसे पहुंचने चाहिए थे उन लोगों तक पैसे नहीं पहुंचे। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स का मतलब है कि ये स्कीम भी इस एरिया पे काम कर रही है और एक और स्कीम आई वो भी इस एरिया पे काम कर रही है। अब होना ये चाहिए था कि एक स्कीम इस एरिया पे काम करती, दूसरी स्कीम इस एरिया पे काम करती। हो क्या रहा है? एक स्कीम इस एरिया पे काम कर रही है, एक इस पे काम कर रही है। तो ये कैसा रीजन हो गया? ओवरलैप। तो ये लोग खाली छूट गए बेचारे, इनको कोई स्कीम नहीं मिल पाई, इसको बोलते हैं ओवरलैप। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस, हालांकि सरकार के इंटेंशंस अच्छे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच्ड। फिर भी इस स्कीम के बेनिफिट पूरी तरीके से नहीं मिल पाते डिजर्विंग पुअर को, जिनको मिलने चाहिए। देयरफॉर मेजर एम्फेसिस क्या रहा है सरकार का रिसेंट ईयर्स में कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाए कि जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं क्या वो सही इंसान तक पहुंच रहे हैं या फिर सही इंसान तक नहीं पहुंच रहे हैं। दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द पॉवर्टी जो हम लोगों ने कवर अप किए। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है पॉवर्टी एज चैलेंज। हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में पॉवर्टी एज चैलेंज कंप्लीट कर दिया है।
आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड मोर देन चैप्टर, देखो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप एक लेक्चर देखो और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। बहुत सारी चीजें समझ में आती भी है, बहुत सारी चीजें बाउंस हो जाती हैं। मैं आपको बस एक अप्रोच सिखाना ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊं। आपको ये अप्रोच रखनी है वाइल रीडिंग द टेक्स्ट कि कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। मैं आपकी हेल्प करूंगा। जब मैं ये सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में एक सीरीज लेकर आऊंगा आपके साथ, एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू। मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए, एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू, जिसमें मैं आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करूंगा सिर्फ एमसीक्यूज से। पूरे पूरे चैप्टर में से कुछ टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा, एक भी टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा सिर्फ एमसीक्यूज से। अगर आप लोगों का मुझे रिस्पांस अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप लोग चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं इस चीज पे, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी एनसीईआरटी कवर करूं मैं थ्रू एमसीक्यूज ओनली, कि मतलब हर पेज पे से एमसीक्यूज निकाल के दिखाऊंगा आपको कि ये एमसीक्यू बन सकता है, ये एमसीक्यू बन सकता है, ये एमसीक्यू, कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज, तो मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अब जैसे कि आपको बताया, कल आपका दूसरा लेक्चर है, आई गेस हया मैम का लेक्चर है, आपको टेंसेस पढ़ाएंगी। कल आपका उस्मान सर का लेक्चर हो ही गया ऑलरेडी, राइट, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। मैं आपको जब अब मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, क्लास 9th का चैप्टर 1, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये समझ लीजिए। बाकी सारे चैप्टर्स जितने भी हैं, सब सब सारे चैप्टर्स, मतलब 9th क्लास के सारे चैप्टर्स, इनफैक्ट ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली लिंक्ड है विद द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जिस इंसान ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कायदे से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, उसकी पूरी इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाती है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।